हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मनोज सर में। मैं हूं गौरव सिंह और आपके सामने लेकर आया हूं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th। इसका हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर 8। और ये जो टॉपिक है आज का वो है अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। यानी हमारे पास क्या है, एक कुचालक चादर है और इसको एक समान रूप से आवेशित किया गया है प्लस क्यू आवेश से। और ये है हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हमें इस पर करना क्या है। इस अनुप्रयोग में हमें इस चादर के कारण आर दूरी पर रखे बिंदु P, ठीक है, इस P बिंदु से इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यानी कि इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस P बिंदु से होकर जाने वाला एक पृष्ठ खींच देते हैं। और कैसा पृष्ठ खींचा हमने? ये बेलनाकार पृष्ठ खींच दिया है। ठीक है, तो ये क्या है? बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक सममिति के लिए हमने ठीक उतनी ही दूरी r पर हमने एक और बिंदु P डैश की कल्पना की है और हमने एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिया है जो कि कैसा है? बेलनाकार है। ठीक है, क्योंकि गॉस की प्रमेय बंद आवेश के लिए लगती है, यानी बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए आवेश, तो इसलिए हमने यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ खींच करके आवेश को क्या कर दिया है? बंद पृष्ठ के अंदर ले लिया है। ठीक है, अब देखिए इस चादर पर जो आवेश घनत्व है कौन सा रहेगा? पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा कितना है? Q/A है। और क्या होता है पृष्ठ आवेश घनत्व? एकांक क्षेत्रफल पर, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से सिग्मा बराबर Q/A है। तो मान लीजिए इस कुचालक चादर का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो कितना? सिग्मा है, जो कि क्या होगा? Q/A के बराबर होगा। अब देखिए हमको करना क्या है, हमें P बिंदु से होकर जाने वाला, ठीक है, यानी कह सकते हैं पहले हम P बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस बेलनाकार पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है पहले उस फ्लक्स की गणना कर लेते हैं। तो इस बिंदु से इस बिंदु पर तीव्रता की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहला काम यह है, बेलनाकार पृष्ठ से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हम क्या जानते हैं, इस बेलनाकार पृष्ठ पर हम 3 पृष्ठ लेते हैं छोटे छोटे। DA क्षेत्रफल मैंने ये ले लिया और एक इस बेलनाकार पृष्ठ पर लेना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ ले लिया है DA सूक्ष्म क्षेत्रफल, और एक मुझे इस पृष्ठ पर भी सूक्ष्म क्षेत्रफल मानना होगा, क्योंकि इस बेलनाकार पृष्ठ में 3 पृष्ठ हैं। एक ये समतल पृष्ठ, एक ये वाला समतल पृष्ठ और एक है ये वाला वक्र पृष्ठ। तो कुल फ्लक्स जो गुजरेगा तीनों पृष्ठों से होकर गुजर रहा होगा। तो हमें तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स हम एक साथ तो ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे पहले इसका छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA। क्या है ये? DA है। ये भी DA और ये भी DA। तो हमने तीनों पृष्ठों पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA की कल्पना की है। तो सबसे पहले हम अगर इस समतल पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें पहले इस DA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा। इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस बेलनाकार पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, पहले DA से गुजरने वाला फ्लक्स, फिर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम इसका करेंगे। तो पहले छोटे छोटे क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन करके, ठीक है, जोड़ करके इंटीग्रेशन कर देंगे। इस तरीके से हम संपूर्ण फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। तो आइए करते हैं हम पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस पर तीव्रता गणना करते हैं किधर होगी। तो इस पर एक कूलाम आवेश की कल्पना करेंगे धनात्मक, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा, अर्थात बल लगेगा इधर को। तो यही हो जाएगा इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और साथ ही साथ हम इस पर क्या खींचेंगे, DA यानी कि DA वेक्टर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे, जो कि क्या रहेगा? इधर ही रहेगा, पृष्ठ के लंबवत होगा, तो इधर होगा। ठीक है, और हम यहाँ देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर 0 आ गया, यानी E वेक्टर DA वेक्टर के बीच क्या है? एंगल 0 है, क्योंकि ये समांतर आ गए।
अगर हम ठीक इसी प्रकार से इस बिंदु पर निकालना चाहें तो तीव्रता की दिशा ये रहेगी, और साथ ही साथ इस पर क्षेत्रफल सदिश जो रहेगा डी ए वेक्टर वो भी क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। और यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं थीटा बराबर 0 हो गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इस वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ पर मैंने यहाँ लिया, देखो तीव्रता की दिशा तो ये रहेगी ई वेक्टर, साथ ही साथ इस पर देखिए पृष्ठ, इस पृष्ठ पर लंबवत, तो लंब कहाँ खींचेगा, ऊपर की तरफ। तो इस पर जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ आएगा, डी ए वेक्टर ऊपर आएगा। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं थीटा बन गया 90 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है, देखिए हम फॉर्मूला लगाएंगे तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स। तो यहाँ पर जो एंगल बन गया ई वेक्टर डी ए वेक्टर के बीच, वो एंगल 90 बन गया। तो फॉर्मूला होता है ई डी ए कॉस 90, कॉस थीटा, और थीटा 90, तो कॉस 90 हो गया 0। तो कह सकते हैं इस क्षेत्रफल से कोई भी फ्लक्स नहीं गुजर रहा है, यानी वक्र पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स का मान 0 है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे वक्र पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान भी 0 रहेगा। तो हम यहाँ से एक चीज देख पा रहे हैं कि वक्र पृष्ठ से कोई भी विद्युत यानी कुछ भी विद्युत फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। तो सारा विद्युत फ्लक्स कहाँ से गुजर रहा होगा, इस समतल पृष्ठ और इस वाले समतल पृष्ठ से होकर के। तो हमको यही काम करना है, अब दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना है और उसको जोड़ करके इंटीग्रेशन कर देना है। संपूर्ण बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स 0 आ गया ना थीटा 90 की वजह से, तो इसको हम छोड़ देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक है, दोनों मैंने लिख दिया दोनों, ठीक है, दोनों पृष्ठों के लिए ये दोनों सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर, यानी इस वाले से और इस वाले से। ठीक है, तो कितना होगा, मान लीजिए उसको हम डी फाई मान लेते हैं, जो कि कितना होगा, पहले के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दूसरे के लिए भी हम क्या कर देंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और यहाँ पर ऑलरेडी वक्र पृष्ठ का क्या आ गया, 0 आ गया 90 की वजह से, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो डी फाई का मान कितना आएगा, ई डी ए कॉस 0, क्योंकि इसके लिए क्या है 0, और इधर भी ई डी ए कॉस 0, इसके लिए 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसको करना क्या है, सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। डी फाइव हो गया ई डी ए कॉस 0 1, और ऐसे ही हो गया ई डी ए कॉस 0 1। तो यहाँ से हमारा आया 2 ई डी ए। ठीक है, ये आया है डी ए क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। अब हमको चाहिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो लिखेंगे हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो वो क्या रहेगा, मान लीजिए संपूर्ण फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या रहेगा, सारे डी ए जो अवयव है इनसे गुजरने वाले फ्लक्सों का जोड़ करके इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो तीनों का जोड़ेंगे तो इससे तो गुजरने वाला 0 है ना, तो इसलिए इसको हमने छोड़ दिया, बाकी इन दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स हमने निकाल दिया, जोड़ करके इतना आ गया 2 ई डी ए, और इसका कर देंगे इंटीग्रेशन, तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स मिल गया। तो क्या कर देंगे इंटीग्रेशन डी फाई, और डी फाई का मान कितना है, वो है 2 ई डी ए। तो यहाँ से संपूर्ण फ्लक्स का मान निकलेगा, 2 ई को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन डी ए। अब डी ए कौन सा है, देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल ये वाला है, और इंटीग्रेशन डी ए मतलब ये पूरा क्षेत्रफल, और पूरा कितना ले रखा है हमने, ऑलरेडी ए ले रखा है। तो इसका मतलब हो जाएगा फाई बराबर 2 ई, और ये हो गया ए। और यहाँ हम डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट, और इसका रीजन है, क्या रीजन है इसका, कि इंटीग्रेशन डी ए जो है हमारा क्या है, वो है ए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। इसके बाद हम जानते हैं, परंतु
गॉस की प्रमेय से। अब गॉस की प्रमेय से क्या होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स का मान जो होता है फाई, वो कितना होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये गॉसियन ठीक प्रमेय है। और अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को रख देंगे बराबर, समीकरण 1 व 2 से। तो 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, तो ये भी पृष्ठ यानी ये भी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है, और ये भी क्या है, ये भी संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान होता है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, फिर बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 2e ए को बराबर कर देंगे क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट की। हमें तीव्रता का मान निकालना है, ई का मान, तो इसको हम लिख देंगे क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला ए भी नीचे आ जाएगा। आ गया। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मान कितना है हमारे यहाँ, देखिए यहाँ लिखा मैंने, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, जो कि क्या है, क्यू बटे ए। तो यहाँ से अगर क्यू का मान निकालेंगे तो सिग्मा ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे 1 लेकर के, तो क्यू बराबर सिग्मा ए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्यू बराबर क्या यूज कर रहे हैं, सिग्मा ए यूज कर रहे हैं। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये क्या है यहाँ पर, सिग्मा बराबर क्यू बटे ए है, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो लिख देते हैं इसको, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया है, रीजन दे दिया हमने इसका, ए से ए को खत्म कर देंगे हम, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और दोस्तों यही आ गया हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो किसी भी कुचालक आवेशित चादर के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, ठीक है, गणना की हमने, और वो कितना आ गया, इतना आ गया। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम इसके आगे का अनुप्रयोग जो रह गया हमारा, उसको भी देख लेते हैं हम क्या है। तो अगला अनुप्रयोग है इसमें, गॉस की प्रमेय से किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना। यानी हम क्या जानते हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर रहे हैं हम। जैसे कि मान के चलिए हमारा क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है इस बिंदु O पर, इसके कारण मुझे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P पर, यह है कोई बिंदु P, और इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस प्लस क्यू आवेश के कारण। और वो भी किससे करनी है, इस बार गॉस की प्रमेय से करनी है। वैसे दोस्तों हम जानते हैं तीव्रता का मान कितना आता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो ये हम जानते हैं, परंतु आज हमें ये निकालना है गॉस की प्रमेय से। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले क्या काम करेंगे, हमें P बिंदु पर निकालनी है तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं, गॉस की प्रमेय से निकालना है, तो सबसे पहले इस आवेश को हमें किसी बंद पृष्ठ के अंदर बंद करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बिंदु P से R त्रिज्या का और O को केंद्र मानकर हम क्या कर देते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ खींच देते हैं पहले। तो ये है गॉसियन पृष्ठ जो मैंने खींच दिया है। ये अगर सही नहीं बना हो तो आप बना लीजिएगा सही, ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सही बनाने की। ऐसे तो हमने एक गोलीय पृष्ठ खींच दिया है बिंदु P से होकर जाता हुआ R त्रिज्या का, O को केंद्र मान करके। ठीक है, आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और ये जो है कौन सा बिंदु है, ये P बिंदु है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको गॉसियन पृष्ठ बोला जा सकता है, क्योंकि गॉस के अनुसार है गॉसियन पृष्ठ, हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करेंगे, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना हमें करनी है। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो पूरे पृष्ठ से गॉसियन यानी पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान तब निकलेगा, सबसे पहले हम इस पर छोटा सा पृष्ठ मानते हैं DA। पहले हम इस छोटे से सूक्ष्म क्षेत्रफल DA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेते हैं, और फिर उसका कर देंगे इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान मिल जाएगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम एक काम करेंगे, P बिंदु पर पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना कर लेते हैं, क्या रहेगी, किस दिशा में रहेगी। देखिए इस P बिंदु पर हमें एक कूलाम आवेश की कल्पना करनी है, धनावेश की, तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा,
अर्थात इस पर बल लगेगा इस दिशा में, तो यही हो जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और साथ ही साथ इस पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल सदिश dA की कल्पना करते हैं, जो कि किधर रहेगा, पृष्ठ के लंबवत यानी कि बाहर की ओर आ जाएगा dA वेक्टर। और यहाँ क्या हम देख पा रहे हैं कि थीटा बराबर क्या आ गया हमारा 0 डिग्री आ गया, क्योंकि E वेक्टर और dA वेक्टर दोनों कैसे हैं, समांतर है। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। तो आइए मैं पहले सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेता हूँ। हम लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ठीक है, उसको हम मान लेते हैं डी फाई, जो कि कितना होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। और यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं EDA कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर 0 आई है, तो डी फाई हो जाएगा EDA कॉस 0, और कॉस 0 वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है, इसलिए डी फाई की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई E इंटू DA आ गई। और ये हो गया हमारा सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला फ्लक्स। परंतु हमको क्या चाहिए, हमको तो संपूर्ण गॉसियन पथ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे, लिख देते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या रहेगा, उसको हम क्या मानते हैं, सपोज संपूर्ण फ्लक्स है तो उसको हम फाई मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, जो छोटे से क्षेत्रफल से गुजरने वाला फ्लक्स आया उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन डी फाई। और डी फाई की वैल्यू क्या है हमारी E इंटू DA, इतना ही तो है, ठीक है। और यहाँ से हम E को कर देते हैं बाहर, क्या रह जाएगा इंटीग्रेशन DA। अब बात आती है DA इंटीग्रेशन है क्या, ठीक है, DA क्या है, DA है ये वाला सूक्ष्म क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन DA मतलब ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जो कि क्या है गोले का क्षेत्रफल आएगा, और गोले का क्षेत्रफल होता कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या क्या है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या त्रिज्या आर है, तो हम लिख देंगे फाई बराबर हो जाएगा E और इंटीग्रेशन DA संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बन जाती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ इसका रीजन लिख देंगे कि इंटीग्रेशन DA की वैल्यू क्या है 4 पाई आर स्क्वायर है, और ये क्या है गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और इसी कारण हमने इसको 4 पाई आर लिखा है, 4 पाई आर स्क्वायर लिखा है, रीजन हमने दे दिया। परंतु हम गॉस की प्रमेय से क्या जानते हैं, परंतु गॉस की प्रमेय अनुसार, गॉस की प्रमेय से होता क्या है, किसी बंद पथ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान फाई क्या होता है Q अपन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और ये होगी हमारी 2। अब हम क्या जानते हैं, ये भी हमने जो निकाला ये भी संपूर्ण पथ से गुजरने वाला फ्लक्स आया है, और इतना गॉस के अनुसार होता है, तो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों स्थितियों में संपूर्ण फ्लक्स का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम इनको लिख देते हैं बराबर कि भाई A इंटू 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। समीकरण 1 और 2 से हमको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान, तो E का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन 4 पाई को ले जाएंगे हम नीचे, और एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी नीचे है ही, ऊपर बचा Q, और ये जो R बच गया इसको ले आइए नीचे। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है या नहीं, कमेंट करके बताइए, सही लिखा है मैंने, ओके गलत तो नहीं है, देख कर बताइए एक बार, ठीक है। यही होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिख देंगे हम यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों,
कभी कभी यहाँ से कूलाम के नियम की उत्पत्ति भी आ जाती है गॉस की प्रमेय से। अब मैं इसी में कर देता हूँ थोड़ा सा आगे, कूलाम का नियम की उत्पत्ति कर देते हैं, है ना, कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो कूलाम का नियम भी हम सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ। वैसे ये जो है इसी एप्लीकेशन का पार्ट है ये, ठीक है, इसी का पार्ट है, इसलिए मैं अलग से नहीं बता रहा हूँ, इसी में बता दे रहा हूँ कूलाम का नियम की उत्पत्ति। तो कूलाम का नियम भी सिद्ध करेंगे तो आपको सबसे पहले यहीं तक करना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, उसके बाद ही आप यहाँ से कूलाम का नियम को सिद्ध कर पाएंगे। देखिए कूलाम का नियम जो होता है बेसिकली किस चीज़ के लिए होता है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल को ज्ञात करता है, ठीक है, बल का मान ज्ञात करता है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसमें दो बिंदु आवेश लेने होंगे, जो कि हमारा एक तो है ही प्लस क्यू। मान लीजिए पी बिंदु पर एक और आवेश है, कौन सा आवेश है, परीक्षण धनावेश क्यू नॉट है हमारा, और ये कहाँ रखा है क्यू नॉट, ये बिंदु पी पर रखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसे हमने एक और आवेश क्यू नॉट को बिंदु पी पर रखा, ठीक है, तो ये एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हुए हैं, तो इनके बीच में क्या लगेगा, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का विद्युत बल लगेगा, ठीक है। तो आई थिंक हम क्या कह सकते हैं, कूलाम का नियम लगेगा यहाँ पर, तो कूलाम बल लगेगा। तो कैसे हम निकालेंगे उसको, देखिए हम जानते हैं इस पी बिंदु पर रखा हमने क्यू नॉट आवेश को, और इस पी बिंदु पर तीव्रता का मान कितना है, इतना। तो कह सकते हैं हम जब से जैसे हमने प्लस क्यू नॉट आवेश को बिंदु पी पर रखा, तो इस पर एक बल लगेगा, विद्युत बल कितना होगा वो, यहां लिख देते हैं हम बिंदु आवेश, बिंदु परीक्षण धनावेश, धनावेश हो सकता है ऋणावेश, तो मैं धनावेश ले लेता हूं, धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल का मान कितना होगा, विद्युत बल कितना होगा दोस्तों, हम जानते हैं पी बिंदु पर क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है ना, तो किसी बिंदु पर जहां पर तीव्रता ई हो और हम किसी आवेश क्यू नॉट को रख देते हैं, तो उस पर क्या लगता है, सदैव बल लगता है, और उस बल को हम ज्ञात कर सकते हैं F बराबर क्यू नॉट ई से। यही तो होता है विद्युत क्षेत्र ई में जब क्यू नॉट आवेश पर रखा जाता है तो उस पर एक सदैव विद्युत बल कार्य करता है, और उस बल का मान कितना होता है, F बराबर क्यू नॉट ई के बराबर होता है, F बराबर क्यू नॉट। और आप देख रहे हैं ई का मान क्या है, ई तो तीव्रता है ना, किस बिंदु पर, पी बिंदु पर जहां पर आपने रखा क्यू नॉट को, वैसे हो है कितना ई का मान, ई का मान है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ई का मान यहाँ रख दिया, अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और दोस्तों यही है हमारा क्या, कूलाम का नियम, तो लिख सकते हैं यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि मैंने यहाँ पर क्या किया है। तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि कूलाम के नियम में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, तो दोस्त मैं आपको बता दूं वो Q1 Q2 जो थे उसका मतलब था पहला आवेश और दूसरा आवेश, यानी दो बिंदु आवेशों का होना अनिवार्य है। पहले को हमने भाग Q1 लिया था, दूसरे को Q2। ठीक इसी प्रकार मैंने यहाँ पर दो बिंदु आवेश Q1 Q2 न मानकर Q0 माने हैं। पहला बिंदु आवेश Q है और दूसरा Q0 है, तो ये भी दोनों आवेश Q0 के बीच लगने वाला बल है, तो यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। तो मैंने वहाँ Q1 Q2 आवेश लिए थे, यहाँ Q0 लिए हैं, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, यही है आपका कूलाम का नियम। तो आई थिंक आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा, सारे अनुप्रयोग समझ में आ गए होंगे अभी तक आपको, ठीक है। अनुप्रयोग गॉस की प्रमेय के सारे खत्म हो जाते हैं, और कल हम विद्युत विभव की बात करेंगे, विभव विभवांतर अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे, ठीक है। और गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग यहीं खत्म होते हैं हमारे। एक अनुप्रयोग गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना, जो कि हम कोश के बाहर, कोश के पृष्ठ पर और कोश के अंदर स्थित किसी बिंदु पर निकालते हैं, वो आपका 30% सिलेबस में शायद हो सकता है कि वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। तो अगर कट जाएगा तो हम उसको नहीं करा रहे हैं, ठीक है।
और अगर मान लीजिए कोई सूचना आती है कि नहीं कटा है सिलेबस, तो जो अनुप्रयोग छोड़ा है मैंने गोलीय कोश वाला, उसको मैं बाद में करा दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मनोज सर गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट। और एक और हमारा नया चैनल है जिसका नाम है फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी। तो सारे चैनलों को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।